आज अगर आपसे ये पूछा जाए कि मलेरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यही ना कि मलेरिया एक सीरियस डिजीज है और ये तब स्प्रेड होती है जब एक मस्कीटो किसी इंसान को बाइट करता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक मस्कीटो के काटने से मलेरिया कैसे होता है? क्या कोई और है इस डिजीज का असली विलेन? क्या कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई पैरासाइट? जी हाँ, सही पहचाना। असली विलेन तो कोई और ही है। असल में मस्कीटो, जो कि फीमेल एनाफोलिस मस्कीटो होती है, वो तो सिर्फ एक जरिया है इस बीमारी को स्प्रेड करने का। और असल में तो ये डिजीज एक पैरासाइट की वजह से ही होती है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ही है जो फीमेल एनाफोलिस मस्कीटो को इन्फेक्ट करता है। और जब ये मस्कीटो किसी इंसान को बाइट करती है तो उसके जरिए ये मलेरिया पैरासाइट इंसानों की ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट हो जाता है। ये डिजीज इतनी सीरियस होती है कि इसे अगर टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो सीजर्स, ब्रेन डैमेज, ट्रबल ब्रीदिंग, ऑर्गन फेलियर और डेथ तक हो सकती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट कौन है, कैसे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है और किस तरीके से इस पैरासाइट से हम इंसान इन्फेक्टेड होते हैं। और ये सब जानने के लिए आपको आज का ये वीडियो भी लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मलेरिया के पीछे छुपे हुए असली विलेन प्लाज्मोडियम की कहानी। प्लाज्मोडियम एक ह्यूमन पैथोजन है, यानी एक ऐसा माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस में डिजीज करता है। ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स की एक जीन्स है जो कि इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट्स के ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। एक ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी होलो पैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट होता है जो एक सूटेबल होस्ट का यूज किए बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता। जैसे कि प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल एक सूटेबल होस्ट यानी ह्यूमन बॉडी के बिना पूरा नहीं कर सकता। फीमेल एनाफोलिस मस्कीटो मलेरिया डिजीज का एक वेक्टर है जो इस ऑर्गेनिज्म को अपनी बाइट के जरिए इसके होस्ट तक पहुंचा देता है। वेक्टर का मतलब होता है ऐसा इंसेक्ट या एनिमल जो एक बीमारी को एक एनिमल या प्लांट से दूसरे एनिमल या प्लांट तक लेकर जाता है। यहाँ पर ये जान लेना भी जरूरी है कि मलेरिया डिजीज का वेक्टर तो मस्कीटो ही है, लेकिन ये सिर्फ वेक्टर ही नहीं है बल्कि एक होस्ट भी है जहाँ प्लाज्मोडियम स्पीशीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक एनाफोलिस मच्छर और एक ह्यूमन बॉडी। हर प्लाज्मोडियम स्पीशी के लिए एनाफोलिस मच्छर ही वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज ह्यूमंस में मलेरिया का रीजन बनती है, कारण बनती है, उनका ट्रांसमिशन तो एनाफोलिस मस्कीटोज के थ्रू ही होता है। इसकी सभी स्पीशीज पैरासिटिक हैं और ये प्लाज्मोडियम ह्यूमंस और अदर मैमल्स में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। इनके अलावा प्लाज्मोडियम बर्ड्स और रेप्टाइल्स को भी इन्फेक्ट करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हर जगह पाई जाती हैं, खासकर ट्रॉपिकल जोन्स में यानी कि गर्म क्षेत्रों में। हर साल लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं और इससे होने वाली डेथ भी बहुत ज्यादा हुआ करती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को सबसे पहले लेट 19th सेंचुरी में चार्ल्स लेवरेन ने आइडेंटिफाई किया था और 20वीं सेंचुरी में इस पैरासाइट की कई सारी स्पीशीज डिस्कवर हुई, जिनमें से 5 स्पीशीज ऐसी है जो रेगुलरली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। और ये स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोलेसी। इनमें से मलेरिया करने वाली मोस्ट कॉमन स्पीशी है प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्पीशी सबसे ज्यादा सीरियस सिम्टम्स का रीजन बनती है। आइए अब आगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जानते हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, गेमेटोसाइट्स, स्पोरोजोइट्स और मेरोजोइट्स। तो आइए इन स्टेजेस को हम समझते हैं। पहली स्टेज है गेमेटोसाइट्स। तो देखिए, मेल गेमेटोसाइट्स को माइक्रो गेमेटोसाइट्स कहा जाता है और फीमेल गेमेटोसाइट्स को मैक्रो गेमेटोसाइट्स कहा जाता है। ये दोनों गेमेटोसाइट्स एनाफोलिस मस्कीटो के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके 15 से 18 दिनों के बाद एक पैरासाइट बनता है जिसे स्पोरोजोइट कहा जाता है। दूसरी स्टेज स्पोरोजोइट्स, एक एनाफोलिस मस्कीटो जो स्पोरोजोइट से इन्फेक्टेड है, जब वो किसी इंसान को काटती है तो ये स्पोरोजोइट्स मस्कीटो से ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसमिट हो जाते हैं और जैसे ही स्पोरोजोइट्स अपने होस्ट यानी ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, ये लीवर सेल्स में एंटर होने की कोशिश करते हैं और लीवर सेल्स में एंटर होकर के ये असेक्सुअली मल्टीप्लाई करके स्काइजोन्स फॉर्म में ग्रो कर लेते हैं। इसके बाद ये स्काइजोन्स मेरोजोइट्स को रिलीज करने के लिए लीवर सेल्स को तोड़ते हैं।
थर्ड स्टेज आती है मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइट्स लीवर सेल से निकल करके फिर से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं और आरबीसी पर अटैक करते हैं। इस प्रोसेस में सारी ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मीरोजोइट्स तेजी से ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं। जब मीरोजोइट्स रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर देते हैं तब ये एक टॉक्सिन को रिलीज करते हैं जिससे फीवर और कपकपाने वाली ठंड लगने लगती है और यहीं से मलेरिया के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान कुछ मेरोजोइट्स पैरासाइट की सेक्सुअल फॉर्म्स में डेवलप हो जाते हैं, यानी गेमेटोसाइट्स में, जो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते रहते हैं। और जब एक मस्कीटो उस इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटता है तो गेमेटोसाइट्स उसके अंदर चले जाते हैं, जो बाद में मैच्योर सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स में डेवलप हो जाते हैं। और इस तरीके से ह्यूमन इन्फेक्शन का ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है जब मस्कीटो किसी दूसरे पर्सन को काटता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है। इस तरह प्लाज्मोडियम मस्कीटो के जरिए एक से दूसरे पर्सन तक पहुंचता रहता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता रहता है और मलेरिया को स्प्रेड करता रहता है। इस प्रोसेस को अगर शॉर्ट में समझे, यानी ये जाने कि प्लाज्मोडियम कैसे ह्यूमंस में मलेरिया डिजीज पैदा करता है, तो देखिए सबसे पहले एक मस्कीटो जब ऐसे इंसान को काटता है जिसे मलेरिया हो तो वो मस्कीटो इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर फ्यूचर में ये मस्कीटो किसी और पर्सन को काटेगा तो मलेरिया पैरासाइट्स को उस पर्सन में ट्रांसमिट कर देगा। बॉडी में एंटर करके ये पैरासाइट्स लीवर में चले जाएंगे, जहां इनमें से कुछ तो लगभग 1 साल तक डोरमेंट बने रहेंगे, यानी कि इनएक्टिव। ब्लड स्ट्रीम में मैच्योर होकर के ये लीवर से निकल करके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे और इसी समय मलेरिया के सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस समय अगर अनइफेक्टेड मस्कीटो उस पर्सन को काटेगा जिसमें मलेरिया के सिम्टम्स नजर आने लग गए हैं, तो वो मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाएगा और फिर ये मलेरिया पैरासाइट्स को और बहुत से लोगों तक स्प्रेड करता चला जाएगा, क्योंकि काटे बिना तो मच्छर रह नहीं सकता। और जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफोलिस मच्छर काटेगा तो मलेरिया तो स्प्रेड होता ही चला जाएगा, यानी प्लाज्मोडियम बड़े आराम से यहाँ से वहाँ एक से दूसरे पर्सन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता रहेगा। तो देखा आपने, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हम पर कितना भारी पड़ता है। और देखिए प्लाज्मोडियम स्पीशीज में जेनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, इसीलिए ये तेजी से एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती हैं, जिससे इन्हें एंटी मलेरियल के प्रति तेजी से रेजिस्टेंस डेवलप करने में मदद मिलती है। और हम इंसानों के लिए ये परेशानी की बात है। अब जरा मलेरिया के सिम्टम्स भी जान ले ताकि ये समझना आसान हो सके कि बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आपको फील हो रही हैं वो मलेरिया तो नहीं। और ये सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हेडेक, नॉशिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, अब्डोमिनल पेन, मसल्स और जॉइंट पेन, फटीग, रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट एंड कॉफ। तो ऐसे सिम्टम्स के लिए अवेयर रहिए और अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत से लोग मलेरिया के ऐसे कैरियर होते हैं जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं होता, क्योंकि उनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से उनमें मलेरिया के कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। और ऐसे कैरियर्स में पैरासाइट की प्रेजेंस को माइक्रोस्कोपी और रैपिड डिटेक्शन टेस्ट के जरिए भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए और ज्यादा सेंसिटिव मेथड्स जैसे पीसीआर और एलएएमपी लैंप के थ्रू मॉलिक्यूलर डिटेक्शन का यूज किया जाता है। जब ऐसे कैरियर्स मलेरिया वाले एरियाज से मलेरिया फ्री एरियाज में मूव करते हैं तो इन्फेक्शियस गेमेटोसाइट्स को मस्कीटोज को सप्लाई कर सकते हैं और उनसे मलेरिया और भी तेजी से स्प्रेड होता जाता है। ये ट्रांसमिशन और भी तरीकों से हो सकता है क्योंकि ये पैरासाइट्स आरबीसी को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए भी मलेरिया स्प्रेड हो सकता है। जैसे मदर से अनबॉर्न चाइल्ड को नीडल शेयरिंग के थ्रू और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू। हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू मलेरिया स्प्रेड होने के चांसेस काफी रेयर होते हैं। इस सीरियस डिजीज का रिस्क बच्चों में, ओल्डर एडल्ट्स में और प्रेग्नेंट विमेन में ज्यादा हो सकता है। इससे प्रिवेंशन के लिए मस्कीटो बाइट से बचाव करना बहुत जरूरी है। मस्कीटोज अर्ली इवनिंग में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इनसे बचने के लिए अपनी स्किन को कवर करके रखना चाहिए। स्किन पर इंसेक्ट रिपेलेंट अप्लाई करना चाहिए, नेट के अंदर सोना चाहिए, अपने कपड़ों मस्कीटो नेट्स को परमेथ्रिन इंसेक्ट रिपेलेंट से ट्रीट करना चाहिए ताकि आप खुद का और अपनों का मलेरिया से बचाव कर सके, यानी मलेरिया के असली विलेन प्लाज्मोडियम से बचाव कर सके। और देखिए अब तो आप जान ही गए हैं कि ये प्लाज्मोडियम क्या है, इसके इरादे क्या हैं, कैसे ये मलेरिया बीमारी पैदा करता है, इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में बताई गई जानकारी की मदद लीजिए और प्लाज्मोडियम से होने वाले खतरे से खुद को और अपनी फैमिली को, अपने आसपास वालों को बचाइए।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिलहाल के लिए कोई और भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, लिख भेजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।